तो गाइज़ इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि फिज़िक्स को हम लोग कैसे टैकल करें, ठीक है। तो वीडियो पर जो आप लोग आखिर तक देखेंगे तो होप कि आप लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग वीडियो तो लास्ट तक थोरोली वॉच करें। देखो नीट एक्चुअली में क्या होता है ना, रॉकेट साइंस नहीं होता है कि आप उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है उधेड़ बन करें फालतू का। जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना, नॉर्मल लाइफ आप जीते रहिए, ठीक है। साथ में आपने जो स्टडी को प्लान किया है उसको कंटिन्यू करते हुए आपको पूरे साल मतलब वही लगभग 8 महीने, अगर जो आपने टारगेट बना के रखा हुआ है अपना 680 वाला टारगेट बना के रखा हुआ है, तो आपको पूरे 8 महीने इसी टारगेट को सेम टारगेट को पे काम करना है, ठीक है। काम करने का मतलब समझ रहे होगे आप, ठीक है। कि मतलब जैसे कि जो भी आपके कोचिंग्स वगैरह में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी हो, जो भी आप ले रहे हैं कहीं से भी कुछ भी, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं या आप रूम पे आके कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब मायने रखता है जब आप रियल में एग्ज़ाम देने जाओगे नीट का वहाँ पे। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ये वाला लेके जा रहे हैं, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, आ तो चुके होते हैं, आपने प्रैक्टिस भी की इस क्वेश्चन की, मान लो यहाँ पे आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपको लगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन अगर नीट में आया तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन होता वहाँ पे उल्टा इसका है, आपने सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन आपके ग्रैप्स में नहीं आएगा, या फिर आ भी जाएगा तो आप वहाँ पे कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2-3 मिनट ज़ाया कर दोगे। 2-3 मिनट का मतलब हो गया कि आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन चले गए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन से आपको पहली बात तो अपने आप को बचा के रखना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे कंसिस्टेंसी, वहाँ पे नीट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, मेंटेन करके नहीं रखनी है कि आप 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे रहे हो तो भाई आप सिलेक्शन के बाहर हो गए हो। अगर जो आपको ये लग जाए कि मैंने 5 मिनट किसी एक क्वेश्चन पे दे दी तो आप समझ लो कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन से बाहर हो गए हो, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर जो आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि ये दोनों सीरीज़ में हैं और इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके क्या होगा, पैरेलल में होगा, देखने से लग गया। क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, डिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है, डिस्टेंस को डिवीज़न हो रहा है तो वो सीरीज़ में होंगे दोनों कैपेसिटर। और यहाँ पे चूँकि ये डिस्टेंस का डिवीज़न है नहीं तो मतलब इसका जो इक्विवेलेंट होगा, एक सेकेंड, इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इस वाले का इक्विवेलेंट इसके साथ में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, सिंपल। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे सिर्फ खेल होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, बाकी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर जो आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। और सीरीज़ में अगर जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इसका जो फॉर्म शॉर्टकट होता है ये होता है 2k इक्विवेलेंट और यहाँ पे 1/k1 और यहाँ पे 1/k2 प्लस 1/k2, ये होता है सीरीज़ में। आप सॉल्व कर लेना, 2 स्लैब हो, ठीक है, जहाँ पे डिस्टेंस का डिवीज़न हो दिख जाए तुरंत आप उसको सीरीज़ में मार के ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व कीजिए, विदिन 30 सेकेंड आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये भी आप देख लीजिए। पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला होता है के इक्विवेलेंट k1 प्लस k2/2, ये पैरेलल में होता है। बस आप दोनों का रिजल्टेंट लेके आप सॉल्व कर लीजिए, आपका देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन ये हो जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, है ना, इस टाइप के। अब देखो ये वाला आप देख के लग गया होगा तुरंत कि ये दोनों किस में हैं, ये दोनों आपको देख के ही लग गए होंगे, अभी जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है आपको तो ये दोनों देख के लग गए होंगे, ये दोनों पैरेलल में हैं क्योंकि देखो डिस्टेंस का डिवीज़न नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पैरेलल में है तो देखो ये वाला, बस इसी को यहाँ पे देखना है, क्या है, k1 प्लस k2/2, ठीक है। ये वाला देखो लग गया तुरंत, एकदम तड़ाक से आंसर आपने ला के रख दिया। अब देखो ये वाला किस में होगा, ये सीरीज़ में लग रहा है देखने से, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2/k इक्विवेलेंट और यहाँ पे 1/k1 और यहाँ पे प्लस 1/k2,
K2 जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब ये सब पचड़े करने से आप बच जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम मेंटेन करना है, और इसको सॉल्व करने में मुझे नहीं लग रहा है कि 30 सेकंड से ज़्यादा लगा होगा। समझ रहे हो, ये तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी। मतलब देखो, यही एक प्लान होता है फिजिक्स को सॉल्व करने का, और एक एक आपको थ्योरी पढ़नी होती है। पहले तो आप थ्योरी मेंटेन करो, क्योंकि देखो एक मैं टॉपिक यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। इस टॉपिक को लेके बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वो मैं आपको एक सेकंड में आपको वेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वेट। उस टॉपिक को लेके कई लोग कई बार उस टॉपिक को लेके कन्फ्यूज़न में आए हुए हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर के थ्रू। बाकी मैं लेक्चर देखो अपलोड करता रहूँगा इस पर, ठीक है, चैनल पे। और अगर जो आपको लगे तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिफ़िकल्ट चलो, उसके पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके नीट में आ चुका है। कौन सा, एक सेकेंड। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का कहाँ जाएगा, सिमेट्री, जिसमें सिमेट्री अप्लाई होती, वो वाला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा आप इसको देखेंगे ना, और 2-3 बार को प्रैक्टिस कर लिया तो वो क्वेश्चन अगर जो आ गया आपका, तो फिर अगर जो अदर पर्सन वहाँ पे जो अदर कॉम्पिटिटर बैठे हैं तो उनको टाइम लग रहा है, मान लो तो उसमें 2 मिनट लग रहा है या 3 मिनट लग रहा है, तो उसकी अपेक्षा आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। ठीक है, 1 मिनट में उस क्वेश्चन को उड़ा के आप रख देंगे और अच्छे से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमेट्री वाला क्वेश्चन था, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ ये क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन जैसे ही आपके नीट एग्ज़ाम में आता है तो कई लोग तो कन्फ्यूज रहता है कि ये पैरेलल में है कि उसमें है, सीरीज़ में है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है यहाँ पे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन मेथड, सिमेट्री लाइन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, जिसके आपको इक्विवेलेंट आपको निकालना हो उसकी एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको ए और बी के अराउंड निकालना, तो परपेंडिकुलर लाइन हमारी ये वाली हो जाएगी। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि जो परपेंडिकुलर लाइन पे रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं उनको आप तुरंत हटा दो, मतलब उसको आप मान सकते हो कि यहाँ कुछ नहीं बचा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब जैसे कि हमको यहाँ पे ए और बी के अगेंस्ट निकाला था, मतलब इस लाइन के अगेंस्ट निकालना, मान लो यहाँ ए है और यहाँ बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, और इस परपेंडिकुलर लाइन पे जितने भी रेजिस्टेंस आपको मिल रहे हैं ना, ये सारे आपको हटा देने हैं। तो अब देखो, ये हटने के बाद सीन कुछ ऐसा बचेगा ना, ये वाला सीरीज़ में हो जाएगा, ये वाला सीरीज़ में हो जाएगा, और ये वाला सीरीज़ में हो जाएगा। तो मतलब ऊपर भी 2r मिलेगा, बीच में भी आपको 2r ही मिल रहा है, और यहाँ भी आपको 2r मिल रहा है, और तीनों पैरेलल में है। और पैरेलल का तो आप जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2r/3। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन, और कितनी जल्दी हम लोगों ने इसको, मतलब कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और कितनी जल्दी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिकल मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको भी इसी हिसाब से करना है गाइस, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, इसी हिसाब से करना है आपको। अब देखो, इसके अगेंस्ट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप डाल दो यहाँ से, और जैसे ही आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे डाल रहे हो तो आपको ये मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। एक टॉपिक था यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो थोड़ा मेरे को डिस्कस करना था, उसमें से एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझानी है। हालांकि उस कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा है नहीं, बट कन्फ्यूजन वाला थोड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप लोग जानते हैं ना कि जब जैसे आप निकालते हो तो किसी इन्फिनाइट चार्ज को, किसी इन्फिनाइट मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना होता है, और जितना वो वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल होता है। और वर्क डन कौन करता है, वो है कोई बाहरी एजेंट करता है। कौन करता है, बाहरी एजेंट करता है। ठीक है, तो वो वर्क होता है पॉजिटिव। मतलब किसी चार्ज को अगर जो आप इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हो, और वर्क डन अगर जो कोई एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ऐसे बोला जाए क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, तो वो वर्क होता है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन
अगर जो उसी सेम चार्ज को अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आप अंदर लेके आ रहे हो, और वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, तो जो वो वर्क होगा वो निगेटिव होता है। तो वो वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है। वेट मैं आपको दिखाई देता हूँ वो चीज़, उस पर 2 क्वेश्चन भी इसमें दिए हैं बड़े। हाँ देखो, ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और समझो इस चीज़ को, 2 कॉन्सेप्ट होती इसमें हैं, और दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझनी आनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आप 2 टाइप से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, पहला तो एक ही चीज़ यहाँ पे समझो कि लिखा क्या है। देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम सोर्स चार्ज, यही सोर्स जो चार्ज होगा इसको मूविंग चार्ज हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूविंग चार्ज। मतलब यही हम चार्ज को इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। एट अ पॉइंट P इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब देखो यहाँ पे ये बात समझनी है कि कोई बाहरी एजेंट कोई काम कर रहा है, ठीक है। इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट जनरली टेकन एट द इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट पे हम लोग पोटेंशियल क्या मानते हैं, ज़ीरो। मतलब यहाँ भी ये रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है इस वाले कॉन्सेप्ट में। टू द पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आप उसकी चेंज नहीं करनी। मतलब इन्फिनाइट जहाँ पे पोटेंशियल आपका ज़ीरो है, वहाँ से कोई चार्ज आप टेक करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हो विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो वो जो वर्डन होगा वही पोटेंशियल होगा हमारा। और फार्मूला, ये फार्मूला ही देखो सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, इस फार्मूले में ही देखो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, इन्फिनाइट से आप ला रहे हो कहाँ पे, किसी पी पॉइंट पे, और कौन काम कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है। सब कुछ इसी फार्मूले में है। और यहाँ पे ये जो क्यू चार्ज है ना, यही मूविंग चार्ज हमारा है। कौन सा है, मूविंग चार्ज, ठीक। इसी को हम लोग इधर उधर मूव करवाते रहते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब के फाइनल और के इनिशियल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो, या हम ये कहें कि के फाइनल बराबर के इनिशियल होनी चाहिए। एक तो ये डेफिनेशन गाइस है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी डेफिनेशन थोड़ी सी खतरनाक है, और इस पर एक बार जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ भी चुका है। क्वेश्चन क्या था, अभी हम दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज आल्सो इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी, टू दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, मतलब इलेक्ट्रिक एक या ऐसे कह लो, एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो उस चार्ज को लेके आ रही है, तो वर्क कैसा करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। बस ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ जो वर्क होगा, अगर जो आप लेके किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव वर्क होगा, बट यहाँ पे जो वर्क होगा ये कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो वर्क कर रही है, बस इसी बेस पे इसी वाली डेफिनेशन को उठा के जेईई मेंस ने क्वेश्चन बना दिया था। जेईई मेंस ने बना दिया था, अभी रिसेंटली ही बनाया था, मतलब 2024 या 2023 की बात है। क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे। ये वाला जो फॉर्मूला है गाइस, ये आपको 99 पॉइंट मैं कहूँ 8% केसेस में यही फार्मूला आपका काम आएगा। इस फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन होने हैं। क्लियर है, 99.8% की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन बात यहाँ पे गाइस आती है, ये वाला फार्मूला, ये 0.2%, यानी आप इसको कह सकते हो कि एक्सेप्शनल केस में आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। समझ में आई बात? हाँ, क्वेश्चन देखो यहाँ पे जरा, क्वेश्चन यहाँ पे ये से कर रहा है, हाँ क्वेश्चन ये से कर रहा है यहाँ पे है कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज़ ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है कितना, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको कहाँ से लेके आया जा रहा है, इन्फिनिटी से लेके आया जा रहा है, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आया जा रहा है। समझ में आ रही बात है, ठीक है। इफ़ -40 माइक्रोजूल ऑफ वर्क हैड टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड यहाँ बोला गया है, ठीक है। मतलब कोई बाहरी एजेंट लेके आ रहा है, ठीक है, कोई बाहरी एजेंट लेके आ रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट। तो जो यहाँ पे साइन दिया उसी साइन के साथ में आप रखना है, ठीक है। और अगेंस्ट द फील्ड बोला गया है, तो मतलब कोई बाहरी एजेंट लेके आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप चला तो आराम से आपका आंसर निकल आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम जेईई मेंस में पूछा गया है।
When a point charge of 20 microcoulomb is brought from infinity to a point in an electric field, -20 माइक्रोजूल ऑफ वर्क इज़ डन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। देन व्हाट अमाउंट वर्क वुड हैव टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब देखो यहाँ पे घुमा दिया उसने, एक्सटर्नल एजेंट बोल दिया, मतलब कोई दूसरा काम कर रहा है यहाँ पे है। इफ़ 40 माइक्रोकूलम चार्ज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेम पॉइंट, तो आपसे पूछा है कि बताइए एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा काम कितना करना पड़ेगा अगर जो वही चार्ज हम 40 माइक्रोकूलम कर देते हैं। तो समझ में आएगा, इस करके देखना एक बार, नहीं आता है तो मैं आपको बता जरूर दूँगा, लेकिन ये मेरा बताने का एक पर्पज़ था कि आप देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रही है। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो डेफिनेशन मैंने बताई है, एक तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद लेके आ रही है। समझ में आया? ठीक है। तो फिजिक्स कोई बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं है, बस जैसे आप काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो। अगर जो आपने 680 का टारगेट बनाया है तो भाई, और अगर जो आपने 8 आवर की स्टडी का प्लान सेट किया है कि मुझे इसी 8 आवर में सब कुछ करना है, तो भाई बिल्कुल आप इसी को फॉलो करो, लेकिन रेगुलर फॉलो करो। रेगुलर फॉलो नहीं करोगे, देखो टेस्ट के लिए आप संडे निकाल लो 3 घंटे, ठीक है। टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, अभी तो संडे देना पड़ेगा, या फिर कई टेस्ट सीरीज तो ऐसी होती जो सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट करवाती हैं, ठीक है। नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन करवाती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। अपने आप भी कुछ चीज़ें करनी, मैनेज करनी है कि जैसे कि बैकलॉग क्रिएट हो रहा तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। दिवाली की छुट्टियाँ मिली तो उसमें आप बैकलॉग को सही कर सकते थे, अपना ट्रैक पे ला सकते थे। फिज़िक्स का मेन रोल नीट एग्ज़ाम में यही है कि आप नीट एग्ज़ाम अगर जो आप दे रहे हो तो फिज़िक्स आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ें सारी हों गाइस। और दूसरी बात है बायो वगैरह, तो बायो पे आपको 2 घंटे को प्रॉपर दे रहे हो लगातार कंटिन्यू, तो आपका बायो बहुत अच्छे से हो जाएगा 2 से 3 घंटे, क्योंकि देखो बायो में 90 क्वेश्चन आते हैं। और बायो में कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो चैप्टर आपको कम टाइम में बहुत स्कोर दे के जाएंगे, जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, 2 चैप्टर वो हो गए, ठीक है। प्रिंसिपल आप बेसिस आप इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला हो गया, मतलब जेनेटिक्स वाले 2 चैप्टर हो गए। एवोल्यूशन हो गया आपका, इकोलॉजी आपकी हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर आप कर लो इधर के, ठीक है। उधर प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी का देखो वेटेज कितना बढ़ गया रिसेंट ईयर में, आपने देखा होगा 2 से 3 सालों में उसका वेटेज काफ़ी है बढ़ गया है। उसमें से आप देखो पीजीआर 3 चैप्टर हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर हैं, एक तो पीजीआर हो गया, दूसरा आपका फोटोसिंथेसिस और तीसरा आपका रेस्पिरेशन हो गया। उसमें से अगर जो हाईली वेटेज देखा तो 2 साल से आप देखो पीजीआर से क्वेश्चन 4 से 5 आ रहे हैं, आप पेपर उठा के देख लो, मतलब 4 से 5 नहीं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एवरी ईयर। तो ये चीज़ें इस टाइप से स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो आप कम टाइम में बायो को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो और बायो में अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं 90 की बात कर रहा हूँ। अगर जो आपने अच्छे माइंड के साथ में, और अगर जो आपका पूरा एमबीबीएस का पूरा सपना है कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो आप कर सकते हो गाइस, ईजिली कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और केमिस्ट्री तो आप देख ही रहे हो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सही रहती है, मतलब उसमें तो बस खाली रिएजेंट वगैरह हैं, ये सब सारी चीज़ें। और फिजिकल केमिस्ट्री तो भाई पूरी लगभग न्यूमेरिकली बेस्ड होती है। कुछ ही एक चैप्टर जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बाकी तो सब न्यूमेरिकली उसमें होते हैं। उसमें से आपको इक्विलिब्रियम पे ध्यान देना है अच्छे से। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल भी टॉपिक्स रहते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको कॉन्सेप्चुअल भी देखनी है उसमें, ठीक है। बाकी बहुत से चैप्टर तो हट ही गए हैं भाई, है ना, और बहुत से नए ऐड हो गए हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में अगर जो आपने डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इधर केमिकल बॉन्डिंग इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए ना, तो भाई आपकी लगभग केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक एंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 3 चैप्टर एनसीईआरटी से सिर्फ करना है, कहीं और से नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से अगर जो आपने तीनों चैप्टर अच्छे से कर लिए ना, तो आपकी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में बता रहा हूँ दावे के साथ कि ये बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही प्लान सेट कीजिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप 600 कितना आसान हो जाएगा। और हाँ, अपनी जैसे डेली लाइफ आपकी जैसे घर में रहते हो वैसे ही डेली लाइफ रखो अपनी यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर जो आपका जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है यार, मारो अपना मोबाइल खोल लो, अपना आराम से मूवी देखो अपना, ठीक है। और अगर जो मान लो आपका घूमने का मन है तो घूम घूम के आ जाओ अपना आराम से, मतलब कहने का मन नहीं, घर की बहुत याद आ रही तो एक दिन घर होके आ जाओ, फिर आ जाओ, लेकिन अपने ट्रैक पे लगना है। और आपको ये भी देखना है साथ में कि हमारा हम लॉस कितना कर रहे हैं अपना, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से देखनी है, ठीक है। होपलेस मत होइए बस, खाली होपलेस हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी नीट एग्ज़ाम में, क्योंकि अल्टीमेट जो गेम्स का होता है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करता है और आपकी एक्यूरेसी को अल्टीमेट चेक करता है, आपके नॉलेज को चेक करने वाला ये टेस्ट होता है। 180 क्वेश्चन होते हैं, जानते ही हो, तो 180 मिनट 180 क्वेश्चन, तो आप समझ रहे हो कंपटीशन कितने लेवल का हो रहा है भाई। 2025 का जो पेपर था वो एक्सेप्शनल था, ठीक है, उसकी बात आप छोड़ ही दो। अब पेपर ऐसा नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही थोड़ी खिंचाई हुई UNT वालों की, तो अब नहीं आएगा इस टाइप का पेपर, ठीक है। तो ठीक है, फिर ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और हाँ, पढ़ते रहिए आप।